हमने ये तय किया कि हम भाषा, साहित्य और दूसरे जो तमाम अनुशासन मानविकी और समाज विज्ञान के हो सकते हैं, उनके बीच की आवाजाही से निर्मित, जिसे हम एक आधिकारिक भाषा और पदावली में अंतर अनुशासनात्मक ज्ञान प्रणाली के रूप में जानते हैं, इस आधार पर कुछ व्याख्यान मालाओं का आयोजन किया जाए, जो कम से कम मासिक रूप से एक तो कम से कम हो, और ये इनके अंदर एक सुसंबद्धता हो, जिससे भविष्य में इसका एक अकादमिक दस्तावेजीकरण भी किया जा सके और महाविद्यालय के लिए और पूरे जो हमारा अकादमिक परिसर है उत्तराखंड का, और विशेष करके जो हमारे राजकीय महाविद्यालय हैं शासन द्वारा संचालित, उनके लिए भी उसका कुछ एक बृहद स्तर पे एक उपयोगी बनाया जा सके। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला सवाल हुआ कि हम किस विषय पर बातचीत रखें। तो साहित्य की ओर से, चूंकि एक साहित्य को हम इस रूप में देखते समझते रहे हैं कि चाहे वो किसी भी भाषा का साहित्य हो, चाहे हमारे लोक साहित्य हो या हमारे दूसरी भाषाओं का साहित्य हो, वो हमारे सोसाइटी को, हमारे समाज को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें प्रेमचंद से थोड़ा उधार लेके कहूँ, तो कई बार वो हमारे समाज का, हमारी संस्कृति का एक नेतृत्व भी करता है। तो हम सबने मिलकर, हमारे साथियों ने, IQAC के जो हमारे सदस्य हैं और प्राचार्य महोदय ने, हमने बातचीत करके ये तय किया कि भाषा और साहित्य और साथ ही समाज के संबंधों को हम जरा एक बार फिर से देखेंगे, अकादमिक दृष्टि से देखेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेंगे। उसी सिलसिले में ये व्याख्यान आज आयोजित है, और इस व्याख्यान को देने के लिए हमारे बीच डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह। स्वाभाविक है कि हम एक गुरुकुल के हैं, तो हमारा जो एक व्यक्तिगत रिश्ता बनता है उसमें छोटे भाई बड़े भाई का भी एक रिश्ता है। लेकिन इससे इतर वे एक हिंदी के युवा आलोचक हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखते पढ़ते रहे, हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। हाल अभी वो बता भी रहे थे कि उनके विश्वविद्यालय में कल कन्वोकेशन होने वाला है। तो ऐसे व्यस्त समय में आपसे आग्रह किया, उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार किया, और भाषा, साहित्य और समाज के का अंतर संबंध इस विषय पर बातचीत करने के लिए वे हमारे बीच में हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और वो मौजूद हुए। मैं महाविद्यालय की ओर से आज के हमारे मुख्य वक्ता के औपचारिक परिचय एवं स्वागत के लिए डॉक्टर उमा आर्या जी, जो हमारे यहाँ समाज शास्त्र की विभाग प्रभारी हैं और समाज विज्ञान के विषय पर लगातार लिख पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, मैं उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि आज के हमारे वक्ता का महाविद्यालय की ओर से, IQAC की ओर से परिचय दें और उनका स्वागत करें। डॉक्टर उमा आर्या जी। धन्यवाद सर, आपने आज के मुख्य अतिथि वक्ता का परिचय देने का अवसर प्रदान किया। आज राजकीय महाविद्यालय उफरैंखाल के आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के तत्वावधान में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका विषय भाषा, साहित्य और समाज का अंतर संबंध है। हमारे बीच आभासी पटल के माध्यम से एक विशिष्ट एवं विद्वान व्यक्तित्व की गरिमामयी उपस्थिति है। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैं आज हमारे बीच अतिथि वक्ता डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। डॉक्टर सिंह का जन्म वाराणसी में हुआ। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर, उत्तर प्रदेश से प्राप्त की तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हासिल की। वहीं से आपने नवजागरण काल के हिंदी प्रकाशकों पर केंद्रित विषय में PhD की उपाधि प्राप्त की। विद्यार्थी जीवन से ही आप प्रगतिशील छात्र एवं सांस्कृतिक आंदोलनों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं। आपके आलोचनात्मक लेख देश की विभिन्न प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं जैसे परिचय, साखी, परिकथा, समकालीन सोच, बनास जन, पक्षधर आदि में प्रकाशित हो चुके हैं। आपके विचार दूरदर्शन एवं आकाशवाणी जैसे प्रतिष्ठित मंचों पर भी प्रसारित हो चुके हैं। वर्तमान समय में आप राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापन कार्य कर रहे हैं तथा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। आदरणीय सर, मैं अपनी तरफ से और इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका इस आभासी पटल पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद सर। भैया आपका म्यूट है।
शुक्रिया खुशबू। दोस्तों, जैसा कि हम चर्चा ये कर रहे थे कि भाषा, साहित्य और समाज का जो संबंध है, अंतर संबंध है साहित्य में, साहित्य की ओर से जब हम उस पर बातचीत करते हैं तो हमारी दृष्टि थोड़ी अलग हो जाती है। बिल्कुल समाज, चूंकि हमारे वक्ता भी साहित्य के हैं, तो वे साहित्य के हवाले से इन विषयों पर बातचीत करेंगे। तो मैं और कोई अतिरिक्त समय न लेते हुए आज के अपने वक्ता डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। वे मंच पर मौजूद होकर के और आज की अपनी बातचीत शुरू करें। डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह। शुक्रिया मानवेंद्र जी। क्या मेरी आवाज ठीक ठीक आ रही है? बिल्कुल दुरुस्त है भैया। शुक्रिया आपको बहुत बहुत। राजकीय महाविद्यालय उफरैंखाल के मौजूद यहाँ प्राचार्य प्रोफेसर अरविंद सिंह जी, डॉक्टर उमा आर्य जी, प्रोफेसर सतीश चंद्र जोशी जी और महाविद्यालय से जुड़े हुए दूसरे अनुशासनों के प्राध्यापक, दूसरे जगहों से, राज्य के दूसरे हिस्सों से जुड़े हुए सुनने वाले साथियों और बाहर से भी, दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए साथियों, कुछ एक नाम मुझे दिख रहे थे, हमारे दोस्त प्रोफेसर सुशील कुमार, सुमन जी और खुशबू, ये लोग दिख रहे हैं मुझे फिलहाल अभी यहाँ। और दोस्तों, ये ऐसा दौर है कि जिसमें चीजें लगातार, संदर्भ, चीजें, परिवेश, सारा का सारा पैनोरमा जब सिकुड़ जाना चाहता है, सिकुड़ने के लिए दो इकाइयां आपस में होड़ ले रही हैं, तो एक महाविद्यालय, एक कॉलेज अपने यहाँ एक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करता है जिसमें अकादमिक दुनिया के, अकादमिक फलक के परिवेश को थोड़ा और फैलाने की कोशिश करता है, अंतर अनुशासनिक होने की कोशिश करता है। और जब अकादमिक चीजें दिन प्रतिदिन पैनोरमा में कमतर होती जा रही हैं, तब एक इस तरह का संकल्प लेता है कि हर महीने वो एक व्याख्यान करेगा और उसमें एक तरह का अंतर अनुशासनिक, अंतर्देशीय बल्कि कहना चाहिए, संदर्भ के साथ वो करेगा। तो ये बहुत ही स्वागत की बात है और ये वो बात है जो एकेडमिक्स को बचा के रखेगी। तमाम कोशिशों के बावजूद एकेडमिक्स हमारी उम्मीद, हमारे सपने को, हमारी आकांक्षाओं को पूरा करने का एक प्लेटफॉर्म बना रहेगा, इस बात से ये उम्मीद बनी रहती है। दोस्तों, आज का जो विषय है, भाषा, साहित्य और समाज का अंतः संबंध। मानवेंद्र जब अपनी बात कह रहे थे तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात हम लोगों के बारे में कही कि हम लोग साहित्य के लोग हैं, भाषा के लोग हैं, तो हम अंतर अनुशासनिक बात भी कहेंगे, करते हैं, तो हमारा जो आधार है वो साहित्य है। हमारी जो दृष्टि है वो साहित्य से पैदा हुई दृष्टि है। साहित्य को पढ़ने से, साहित्य में प्रवृत्त हो करके समाज को देखने से जो दृष्टि बनती है, उसी के मार्फत हम लोग ये सारी बात यहां कर सकते हैं। दोस्तों, भाषा और साहित्य एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो साहित्य का होना नामुमकिन है और साहित्य में भाषा अपने शीर्ष पर पहुंचती है। भाषा का यदि सबसे सुंदरतम रूप कहीं दिखता है तो वो उसके साहित्य में दिखता है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बहुत आसपास हैं, एकदम पड़ोसी हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं, उनके बगैर काम नहीं चल सकता।
लेकिन ये दोनों जहां मौजूद है, जिनके बीच में, जिस परिवेश में मौजूद है, वो समाज है। तो इसलिए भाषा और साहित्य और समाज एक दूसरे के अस्तित्व के लिए जरूरी इकाइयां हैं। अगर उनमें से एक इकाई हटा दी जाए, गायब कर दी जाए, तो बाकी दोनों इकाइयों का बने रहना, बचे रहना और ठीक तरीके से चलते रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 2026 में बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी के एक चौथाई समय के बीत जाने के बाद का ये समय है। तो आज जो दुनिया की स्थितियां हैं, दुनिया के हालात हैं, महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है दुनिया, और महायुद्धों के खड़े होने के दौर में जो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश मौजूद है, वो ये कि दुनिया भर में एक तरह का फासिस्ट माहौल, एशिया से लेकर के यूरोप तक और अमेरिका तक, यानी कि पूरी दुनिया उसकी जद में एक तरह का फासिस्ट, एक तरह का सांप्रदायिक माहौल जो है, उसमें भाषा और साहित्य और समाज, इन तीनों के ऊपर जो खतरे हैं, जो स्थितियां हैं, उनको समझने के लिए ठीक सामने देखने के बजाय थोड़ा सा पीछे से देखना चाहिए। और कई बार जब दृश्य आंखों के ठीक सामने एकदम हो, तो वो ठीक से नहीं दिखता है। उसे ठीक से देखने के लिए थोड़ा दूर जाना चाहिए। हमारा एक कवि है, वो कहता है कि अपना घर दूर से देखना चाहिए। हिंदी के एक और बहुत अच्छे कवि हैं, केदारनाथ सिंह, वो हर एक चीज के बारे में कहते हैं कि यहां से देखो। तो साहित्य और भाषा की समाज में स्थिति और उसकी एक दूसरे पर अन्योन्याश्रिता और संबंध को देखने के लिए हमें थोड़ा 25-30 साल पहले चले जाना ठीक रहता है। क्योंकि आज की जो समकालीन दुनिया है, समसामयिक समय है, वो दुनिया भर में मोटे तौर पर 80 के दशक के आखिर में जो परिवर्तन हो रहे थे, उससे बन रहा था। 1991 में 36 दिसंबर में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो वो एक ऐसा प्रस्थान बिंदु है जहां से खड़े होकर के दुनिया को देखना चाहिए। और आज की बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे अंतः प्रवृत्तियां बहुत साफ साफ दिखने लगती हैं जब हम 90 और 91 के आसपास के बिंदु से खड़े होकर के चीजों को देखना शुरू करते हैं, चाहते हैं। तो दोस्तों, जब दुनिया में दो ताकतवर शक्तियां थीं, जिसको एक को पहली दुनिया और एक को दूसरी दुनिया कहते थे, एक अमेरिका की अगुवाई वाली दुनिया और एक यूएसएसआर की अगुवाई वाली दुनिया, और जो इन दोनों दुनियाओं से अलग अपनी एक अलग स्थिति और पोजीशन रखे हुए देश थे, उनको मोटे तौर पर तीसरी दुनिया कहा जा रहा था। और इस लिहाज से हम, यानी हिंदुस्तान और दक्षिण एशिया, पूरा उसका एक तीसरी दुनिया का देश था। और उस समय ये देखा जाए तो आप जानते ही हैं इस बात को, मैं कोई ये नई बात नहीं कह रहा हूं, बस सिर्फ बातचीत को शुरू करने के लिए एक प्रस्थान बिंदु की तरह देखना चाहता हूं कि यूएसएसआर की अगुवाई में दुनिया भर में जो एक पढ़ाई लिखाई का, एक अध्ययन अध्यापन का और एक दुनिया को शिक्षित करने का, और दुनिया में जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी संदर्भ हैं, उनको प्रो पीपल बनाने का जो एक बड़ा अभियान था, एक बहुत बड़ा दबाव था। तो जो देश सीधे सीधे यूएसएसआर के, यानी सोवियत संघ के समूह का हिस्सा नहीं थे, वो तीसरी दुनिया का हिस्सा थे, वे तो यूएसएसआर के इस महान प्रोजेक्ट के साथ प्रभावित थे ही, उससे गहरे नाविनालबद्ध थे। लेकिन जो उसके प्रतिद्वंद्वी समूह थे अमेरिका की अगुवाई में, वहां भी यूएसएसआर के, सोवियत संघ के इस दबाव का कि यदि कोई
सत्ता संरचना है, तो उसे अनिवार्य तौर पर प्रो पीपल होना पड़ेगा, वेलफेयर होना पड़ेगा। यदि कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है तो उसे बहुत सारी रियायतें दे करके, बहुत सारे जनपक्षधर योजनाएं और नीतियां बना करके उसे प्रो पीपल होना पड़ेगा। यदि दुनिया की आर्मी भी है तो उसका चरित्र एक प्रो पीपल होना पड़ेगा। और फासिज्म एक ऐसी चीज थी जिसके साथ संबद्धता शर्म की बात थी, और ये 90 से पहले की बात है। तो साहित्य में उन दिनों में दो तरह की बहुत प्रमुख खेमेबाजियां थी, दो प्रमुख तरह के समूह थे जो साहित्य की दृष्टियां थी और जिनके माध्यम से हम साहित्य में जाते थे। एक दृष्टि थी जो दुनिया के साहित्य को एक स्वतंत्र, निरपेक्ष, स्वायत्त और शून्य में स्थित समूह की तरह देखती थी, एक इकाई की तरह देखती थी, जिसके मूल्यांकन के लिए, जिसके साहित्य में रचने के लिए समाज और राजनीति से एक तरह का परहेज मौजूद था। और साहित्य में एक ऐसी स्वायत्तता की, साहित्य की रचना, साहित्य के रूप, साहित्य के मसले, वे स्वतः स्फूर्त तरीके से एक ऐसे परिवेश में, एक ऐसी इकाई में पैदा होते थे जहां समाज का या सामाजिक सवालों का या सामाजिक पक्षधरता का या समाज में जो लोग अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बुनियादी सवालों के लिए कोई जगह लगभग नहीं बनती थी। और इसके लिए जो कुछ मुहावरे गढ़े गए, जो कुछ स्थितियां गढ़ी गई, उनमें एक था कला के लिए, या फिर शुद्ध कला का एक मुहावरा आया, जिसको, और बाद में कुछ और भी दूसरी पद्धतियां और हालत थे जो कि जैसे कि एक रूपवाद नाम की चीज थी। अब इन सब चीजों को मैं बहुत विस्तार से इसलिए नहीं बता सकता हूं क्योंकि यहाँ न तो उसकी जरूरत है, आप सब समझते ही हैं, और न तो उसका अवसर भी ही है। तो कला के लिए या शुद्ध कला या साहित्य की रूपवादी व्याख्याएं, ये सब ऐसी व्याख्याएं थी जो साहित्य को समाज से विलग करके देखती थी। उनकी बहसें अलग थी, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज थी इन बहसों में, कला के लिए या शुद्ध कला या रूपवादी व्याख्या के लिए, कि ये सब दूसरे महायुद्ध के बाद परिवेश में मौजूद थी। और दूसरे महायुद्ध के बाद से चूंकि दुनिया ने फासिज्म का और युद्धोन्माद का और सनकीपन का परिणाम देख लिया था, इसलिए जो दूसरे महायुद्ध के बाद बनने वाली दुनिया थी, उसमें चाहे जितने भी तरह की साहित्य की दुनिया में और समाज विज्ञान की दुनिया में बहसें चलती रही हो, वे सब बहसें, वे सब कलाओं के, वे सब आलोचनाओं की जो पद्धतियां थीं, वे आधुनिक, एक तरीके से लोकतांत्रिक, एक तरीके की सेकुलर और एक तरीके की सांप्रदायिकता विरोधी बहसें थीं। वे सब चाहे आपस में एक दूसरे के चाहे से जितनी मुखालफत करती हो, लेकिन ये 3-4 चीजें, एक तो सेक्युलरिज्म, सांप्रदायिकता का विरोध और लोकतंत्र की पक्षधरता, ये उन सब में एक सामान्य बुनियादी चीज थी। और वे सब कम से कम लोकतंत्र को बनाए और बचाए रखने के लिए, जिस लोकतंत्र को बाद के दुनिया ने देखा कि वो धीरे धीरे खत्म होता जाए, बुर्जुआ लोकतंत्र, वो भी खत्म हो रहा है, उसको बचाए रखने की पक्षधर थी। तो एक दृष्टि ये थी। दूसरी दृष्टि थी साहित्य को एक समाजशास्त्री दृष्टि से देखने की, साहित्य के समाजशास्त्र की दृष्टि से देखने की। तो जिसको अनेक विचारकों ने शुरुआत की, आप जानते हैं कि उसमें अडोल्फ तेन, लियो लॉवेंथल, लूसिए गोल्डमान, मादाम स्टाल और रेमंड विलियम्स, ये सब लोग उसके शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने
ये बनाई, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा। लेकिन ये जो परिवेश था 1990 से पहले का दुनिया भर का, और दुनिया भर के परिवेश के साथ हिंदुस्तान का भी परिवेश था, वो इस तरह का था। 91 में जब दिसंबर में सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो दुनिया में अमेरिका की अगुवाई वाली सरमायादारी व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, कैपिटलिस्टिक सिस्टम में एक जो दबाव था जनता की तरफ से, जो जनता कुछ भी हो सकती थी, वो जनता जाति में बटी हुई, वो जनता धर्मों में बटी हुई, वो जनता छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर के आपस में लड़ने वाली जनता, वे जनता जो जेंडर को लेकर के और दूसरी अस्मिताओं को लेकर के आपस में बटी हुई जनता थी, लेकिन थी ओवरऑल वो जनता। उस जनता की तरफ से जो दबाव था दुनिया के व्यवस्था पर, दुनिया के सिस्टम पर, वो दबाव अचानक से हट गया और अमेरिका की अगुवाई में पूंजीवादी सत्ता प्रतिष्ठानों ने इसका खूब जश्न मनाया। फुकुयामा को ने इतिहास का अंत की घोषणा करते हुए कहा कि अब इतिहास सब खत्म हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ जो कुछ भी है वो एक पूंजीवादी प्रोजेक्ट बचे हुए हैं वही, और महाख्यान खत्म हो गए। तमाम तरह के आखिरी दशक में, 20वीं सदी के आखिरी दशक में तमाम तरह के अंतों की घोषणाएं करते हुए अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान उसका जश्न मना रहे थे। उसका जो असर समाज और साहित्य पर पड़ा वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बुरा रहा। आप देखेंगे कि इस दौर में जो साहित्य अनिवार्यतः जो कलावादी, जो अमेरिका की के छाया में जो साहित्यिक घराने, जो साहित्यिक धाराएं इस एक तरह के दबाव में बात कर रही थी कि भले ही वो कला को समाज से अलग रखने की बात कर रही हूं, बावजूद इसके जब वे आलोचना कर रही थी, जब वे इतिहास में प्रवृत्त हो रही थी, तो आप देखेंगे कि एक सामाजिक, एक आर्थिक, एक राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र करना, उसका वर्णन करना उनके यहां भी आता था। ऐसा नहीं है कि वो उससे पूरी तरह से कटे हुए थे, सिर्फ उसके दृष्टिकोण को लेकर के उनमें मतभिन्नता थी, ये दबाव था। लेकिन 91 के बाद जब दुनिया में इस तरह का दबाव हट गया और अमेरिका की अगुवाई वाली पूंजीवादी व्यवस्था में अब वो खुल करके अपने वास्तविक रूप में आ सकती थी, तो उन्होंने दुनिया भर के साहित्य में यह जो दिखावे का, प्रो पीपल होने का, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक छद्म जनवादी जो चरित्र था, वो उससे उन्होंने तौबा कर ली, उससे पल्ला झाड़ लिया और वे अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। और जो दुनिया में अमेरिका का चरित्र था, वो अमेरिका की अगुवाई वाले, अमेरिका के द्वारा फंडेड स्पॉन्सरशिप समाज के, साहित्य के आयोजनों में भी दिखने लगा। मैं उसके बहुत विस्तार में यहां नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक बात, एक संदर्भ का इस्तेमाल आपसे कर लेना चाहता हूं ताकि आगे की चीजों के लिए समझ में आए। वो ये है कि दुनिया भर में आप देखेंगे कि यूएसएसआर के, यानी सोवियत संघ के दबाव के विघटन के बाद साहित्य के स्वरूप में एक बड़ा परिवर्तन ये आया कि जो साहित्य एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में समझा जाता था और रचना कर्म एक सामाजिक कर्म और एक सामाजिक जवाबदारी के रूप में समझा जाता था, सबसे पहला काम सोवियत संघ के विघटन के बाद यह हुआ कि साहित्य ने, साहित्यिक संस्थाओं ने, साहित्यिक आयोजनों ने अपने को इस बात से किनारा कर लिया। अमेरिका की अगुवाई वाले, अमेरिका के द्वारा फंडेड, उसके बैंक ऑफ अमेरिका और उसकी तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा फंडेड साहित्य समूहों ने सबसे पहले सामाजिक जिम्मेदारी वाले साहित्य को मौज मस्ती और उत्सव के आयोजन में तब्दील कर दिया। इसी दौर में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में भी और दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में और श्रीलंका और दूसरे देशों में भी साहित्य उत्सवों की बाढ़ आ गई।
साहित्य का आयोजन जिसको लिट फेस्ट कहते हैं, और मैं जहां मैं नौकरी करता हूं, जहां के विश्वविद्यालय में मैं पढ़ाता हूं जयपुर में, 2006 में जयपुर का लिटरेचर फेस्टिवल इसका एक महा मॉडल बना, एक बड़ा मॉडल बना। आज आप दुनिया में, आप हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में जो लिटरेचर फेस्टिवल देखते हैं, उसकी बाकायदा शुरुआत बहुत व्यवस्थित तरीके से वो जयपुर में हुई, और जिसको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के रूप में हम लोग जानते हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2006 में जब शुरू हुआ तो उसमें पहले उसके संस्करण में सिर्फ 18 लेखकों ने भाग लिया था, लेकिन वो 18 लेखकों में जो हिंदुस्तान के भी लेखक थे और हिंदुस्तान से बाहर के भी लेखक थे, उनमें कुछ एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें विलियम डेलरिम्पल को आप जानते हैं, शोभा डे, नमिता गोखले, ये लेखक उसमें शामिल हुए और उस लिट फेस्ट के, उस साहित्य उत्सव के डायरेक्टर के बतौर विलियम डेलरिम्पल चुने गए। विलियम डेलरिम्पल से उस दौर में जब बहुत सारी मीडिया ने बातें की और बहुत सारी चीजें की, तो विलियम डेलरिम्पल का एक बयान मैं आपसे साझा कर लेना चाहता हूं। उससे इन आयोजनों के, इन साहित्य के और समाज के साथ उसकी जवाबदारी का एक पता चलता है। मैं कोट करता हूं, कोट, विलियम डेलरिम्पल ने कहा, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इसलिए सफल है क्योंकि हम साहित्य को गंभीर और एकेडमिक उत्सव धर्मिता के बजाय खालिस मौज मस्ती बना डालना चाहते हैं, अनकोट। इसमें ही इसी अपने इंटरव्यू में वो आगे कहते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद हमारे लेखकों की बोलती बंद हो जाती है और मंच नृत्य और दूसरे तरह के आयोजनों के हवाले हो जाता है। तो इससे जो 90 के दशक में परिवर्तन हुए दुनिया भर में, उसका साहित्य के साथ जो संबंध था, उसके परिवर्तन के बारे में पता चलता है कि जिसे हम गंभीर रचना कर्म, गंभीर संस्कृति कर्म और समाज कर्म के रूप में समझते थे, जेएलएफ ने उसे खालिस मौज मस्ती में बदल दिया। और बोलने की आजादी का जो बड़ा संकट आज दुनिया में दिख रहा है, तीसरी दुनिया में दिख रहा है, हिंदुस्तान में दिख रहा है, वो 2006 में, यानी आज के 2 दशक पहले जब ये लिट फेस्ट शुरू हो रहा था, तो वो बोलने के बंद होने पर, एक समय के बाद आपकी बोलती बंद कर देने पर वो जो जोर दे रहे थे, उसके परिणाम अब किसी से छिपे नहीं है। और उसकी उस आयोजन की जो फंडिंग कर रही थी एजेंसियां, उनमें डीएससी लिमिटेड, रियो टिंटो, शेल, कोलकाता और बैंक ऑफ अमेरिका प्रमुख स्पॉन्सर थे, जिसमें इसमें से किसी कंपनी को पर्यावरण कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए जाना जाता है। कोका कोला के चरित्र से हिंदुस्तान के लोग परिचित हैं कि वो पानी लेने के लिए और मिनरल्स और उसके लिए कैसे बड़ी जनता को उसने बेदखल कर दिया, इसी तरीके से वो है। तो ये सब एक तरह की साम्राज्यवादी, जन विरोधी और जनता की हत्यारी कंपनियां थी, जो एक साथ प्रायोजक बन करके अपना एक लिटरेचर फेस्टिवल चला रही थी। और अगले 2 दशकों में, यानी कि 2 दशक से अभी बीते ही हैं, कि अब लगता है कि लिटरेचर के नाम पर लिट फेस्ट ही वास्तविक चीज है। और जो जनता का लिटरेचर था, जो जनता के दुखों की, जनता के दुख क्यों हैं और उन दुखों के बारे में जवाबदेह कौन है, इस तरह की चीजों के बारे में बात करता हुआ लिटरेचर पार्श्व में पीछे चला गया। ये और इतिहास के विकास में 20 साल 2 दशक कुछ नहीं होते, 100 साल कुछ नहीं होते, लेकिन आप देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के ज्यादा से ज्यादा 3.5 दशक के भीतर ये सारा परिवर्तन हो गया। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी पिछले दिनों फ्रेंचेस्का ओर्सिनी का एक काम, बहुत महत्वपूर्ण काम है, जो इन दिनों वो कर रही थी। आप सब जानते हैं कि वे लंदन के एक विश्वविद्यालय में साउथ एशियन स्टडीज में प्रोफेसर हैं, और वहाँ वो काम करते हुए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हिंदी, उर्दू और इस पर के स्फीयर पर काम करती हैं। तो उन्होंने एक काम किया, और जब वो पिछली दफा भारत सरकार ने जब उनको जब तक आने दिया था, तो एक लेक्चर में वो
हिंदी की जनता के अंतरराष्ट्रीय चेतना के बारे में बात कर रही थी। लेक्चर दिया था जिसमें वो बहुत सारी पत्रिकाएं थी उस जमाने में, कल्पना और यहाँ अजमेर से लहर और दूसरी पत्रिकाएं निकलती थी, जिनमें साहित्य में इन देशों की, दुनिया भर के देशों से जो जनता का साहित्य वो अनुदित होकर के छपता था, और उस साहित्य के छपने से हिंदी की जनता के बीच में एक अंतरराष्ट्रीय जनवादी चेतना बन रही थी। उस जनता के बीच में जो अपने रोजी रोटी के चक्कर में कभी अपने जिले या शहर से बाहर नहीं गई होगी, लेकिन उसे एक अंदाजा था कि लैटिन अमेरिका में या दुनिया के दूसरे हिस्सों में या यूरोप में या अफ्रीका में जो कुछ भी हो रहा है उससे उनका संबंध क्या है। तो यह जो चेतना थी, यह जो गंभीर काम साहित्य कर रहा था, उसे अचानक से पूंजीवाद ने, आवारा पूंजी ने उसे खालिस मौज मस्ती में बदल दिया। और अब 2026 में किसी भी शहर में देखिए तो आयोजनों के नाम पर शहर की मीडिया में, शहर के अखबारों में, शहर के सूचना के जो प्रचार के जगह हैं वहां पर सिर्फ ये लिटफेस्ट ही दिखते रहते हैं। तो ये एक परिवर्तन हुआ। और अमेरिका का जो साम्राज्यवादी जन विरोधी चरित्र है, वो अमेरिकी सत्ता इस जेएलएफ को सबसे ज्यादा सहयोग कर रही थी। उसी दौर में अमेरिका के उस समय के राजदूत हिंदुस्तान में टिमोथी रोमर ने एक संदेश लिख करके प्रसारित किया कि मुझे गर्व है अमेरिकी राजदूतावास इस आयोजन को भरपूर समर्थन दे रहा है, और हमने बहुत से प्रतिभावान एवं सफल अमेरिकी लेखकों को इस आयोजन के लिए अमेरिका से हिंदुस्तान भेजा है। और ये बात तब थी जब सिर्फ 18 लोग, 2006 के जेएलएफ में सिर्फ 18 लेखकों ने भाग लिया था। तब उसमें अमेरिकी अगुवाई वाले सत्ता प्रतिष्ठानों की इतनी ज्यादा हिस्सेदारी थी। और कहने की जरूरत नहीं है, कहना नहीं होगा कि वो कहां था। तो ये पूरा जो परिदृश्य है, इसमें एक पूरी धारा, पूरा समूह, पूरा खेमा जो साहित्य में जनता की या समाज की उपस्थिति को लेकर के नागभाव सिकोड़ता था, वो यहां तक पहुंच गया। और उसके बरक्स, उसके समानांतर जो दूसरी धारा थी, वो जो साहित्य में की समाजशास्त्री धारणा प्रस्तुत करती थी, जो समाज को इस तरीके से देखती थी कि समाज में साहित्य बगैर सामाजिक संदर्भों के खड़ा ही नहीं हो सकता था। खड़ा ही नहीं हो सकता था। और जब यह पदबंध दिया, और ये पदबंध आप जानते हैं कि शुरुआत से ही टेन और लाविंथर और लूसिए गोल्डमान और रेमंड विलियम्स, इन लोगों ने शुरुआती दौर में ये जो अवधारणा विकसित की, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि साहित्य की समाज शास्त्रीय अवधारणा का मतलब ये है कि समाज शास्त्र के नियमों का, उनकी अवधारणाओं और टूल्स का साहित्य में इस्तेमाल करना। इस वजह से बहुत सारे लोग नागभाव सिकोड़ते हैं नाजानकारी में। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग चीज है। समाज शास्त्रीय अवधारणा वो अवधारणा थी जो साहित्य के स्वायत्तता के बारे में बात करती है, लेकिन वो निरास्वायत्तता, कोई किसी शून्य में खड़ी हुई, किसी एक ऐसे आइलैंड में, किसी ऐसे निर्वात में जिसका आसपास से, पड़ोस से, समान धर्मा से, मनुष्य से कोई संबंध नहीं हो, ऐसी किसी स्वायत्तता से नहीं, बल्कि एक सापेक्षिक स्वायत्तता के बारे में बात करती है। और वो साहित्य का समाज से संबंध क्या है, उसकी खोज करना और उसकी व्याख्या करना उसके दायित्वों में, उसकी जरूरी कामकाज में था। यदि तो ये एक ऐसी पद्धति है जिसमें साहित्य
जिसमें साहित्य की समाजशास्त्र की अवधारणाओं को लागू करने से बहुत तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे जो साहित्य के समाजशास्त्रीय आलोचक हैं, जिन्होंने साहित्य और समाज के को आसपास रख करके देखने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि साहित्य का समाजशास्त्र साहित्य से संबंध की खोज है, और न सिर्फ खोज है बल्कि उसकी व्याख्या है, और एक सामाजिक साहित्यिक समाजशास्त्री साहित्य को, सृजनात्मक साहित्य को, लेखन को, रचना को इस संदर्भ में देखता है कि उसके बनने में साहित्य, समाज की भूमिका क्या है, समाज कहां तक, समाज का जो चरित्र है, और जाहिर सी बात है कि दुनिया में जितने समाज हैं वो अपनी तरह के एक विशिष्ट समाज हैं, तो उन विशिष्ट समाजों के से पैदा हुआ जो साहित्य होगा उसका भी अपना एक विशिष्ट चरित्र होगा। तो किसी भी खास साहित्य के रूप को, उसके अंतर्वस्तु को, उसके पूरे कलेवर को पैदा होने में उस समाज की भूमिका क्या है, इस बात की पड़ताल करना, इस बात की पड़ताल करना कि जो एक रचना पैदा होती है, जो एक रचना आती है, उसकी समाज में जड़ें कहां तक व्याप्त हैं। और कहना ना होगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप हिंदी में देखेंगे कि जो भी हमारे बड़े रचनाकार हैं, प्रेमचंद से लेकर के आज के हमारे रचनाकार काशीनाथ सिंह तक, यशपाल, रेणु, सब, निराला, प्रसाद, जितने भी हमारे लेखक हैं, वे सब इसलिए सिर्फ महान लेखक नहीं हैं, इसलिए वे सब कालजयी लेखक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने कोई एक कलात्मक कृति की तरह कोई रचना लिखी है, बल्कि वे इसलिए भी महान हैं क्योंकि उनकी लिखी गई रचना की जड़ें उनके समाजों में बहुत गहरे तक बैठी हुई है, और इतना गहरे बैठी हुई है कि वे काल का अतिक्रमण कर देती हैं। वे कालजयी इसीलिए हैं क्योंकि जो समाज के मूलभूत जरूरी स्वभाव है, व्यवहार है, जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं और आकांक्षाएं हैं, उनमें वो गहरे बैठ करके एक नए साहित्यिक रूप की तरह पैदा होती है। इसलिए ये हमारे लेखक एक बड़े लेखक के रूप में आते हैं। तो यह जो उसकी जड़ें हैं वो, और इसके साथ साथ चूंकि रचना एक सामाजिक कर्म है, वो एक समाज में पैदा होती है, और समाज की जो विभिन्न प्रकार की ताकतें हैं उनके आपसी सह अस्तित्व से, उनके टकराते रहने से, एक दूसरे की मदद करने से, एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्स करने से पैदा होती है। तो एक सामाजिक उत्पादन, लेकिन उसमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसमें रचनाकार भी मौजूद है, लेखक भी मौजूद है। तो वह लेखक का एक निजी संदर्भ भी उसमें जब तक नहीं आएगा, तो समाजशास्त्री आलोचना, समाजशास्त्री साहित्य की समाजशास्त्री पद्धति उस रचना के लेखक का समाज के साथ ऐतिहासिक संबंध क्या है, उसका सबकॉन्शियस कैसे बनता है, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसे बनती है, इन सारे संदर्भों को लेकर के जब आलोचना में, रचना में प्रवृत्त होते हैं, तो यह समाजशास्त्रीय आलोचना। तो आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति में समाज और साहित्य एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, वो कोई अलग इकाई नहीं है, उसे कम से कम अलग अलग तरीके से आप देखेंगे कि ये, हालांकि समाज को और साहित्य को एक साथ रख करके देखने की प्रवृत्ति कलावादी, कला के लिए या रूपवादी आलोचकों में भी, रूपवादी पद्धति के सिद्धांतकारों में भी मिलती है, लेकिन वे रचना को, समाज को दो अलग अलग इकाइयां मानते हुए, दो अलग अलग इकाइयों की तरह व्यवहार करते हुए, उसमें बीच में एक कोई पतला सा, एक झीना सा तंतु खोजने की कोशिश करते हैं, जबकि यथार्थ यह है जिसकी पहचान समाजशास्त्री आलोचना पद्धति करती है कि वह साहित्य और समाज एक दूसरे में अन्योन्याश्रित, एक दूसरे में समाये हुए हैं, दोनों में से, दोनों के अस्तित्व को एक दूसरे से अलग कर देना संभव नहीं है। जबकि खास तौर से जो रूपवादी आलोचक हैं, और इसमें पश्चिम के कुछ बड़े आलोचक जैसे कि F.R. लीविस जैसे लोग भी शामिल हैं कि वे साहित्यिक रचना को, उसकी अस्मिता को, उसकी विशिष्टता और स्वायत्तता के महत्व को संसार से नहीं जोड़ते,
वो उसे एक निर्वात में पैदा हुई चीजें मानते हैं। वे अंतर्वर्ती आलोचना को तो महत्व देते हैं, लेकिन समाज से उनको एक तरह की दिक्कत पैदा होती है। तो इस पूरे संदर्भ में ये है, जैसा कि समाज शास्त्रीय आलोचना के मैंने जब ये विषय ये चुना था कि आप लोगों से इसके बारे में बातचीत करेंगे, तो उसके पीछे एक वजह ये थी कि इन दिनों समाज शास्त्र को भी लेकर के बहुत खेमेबाजियां हैं, बहुत दो अलग अलग तरह की चीजें हैं। तो एक तो समाज शास्त्र को लेकर के वह धारणा है कि जो अब समाज जो धारा 1990 से पहले एक आवरण में रह करके प्रो पीपल होने की बात करती थी, अब वो 1990 के बाद खुल करके सामने आ गई। और 1990 से पहले चाहे तो ढके तुपे रूप में ही सही, वे कम से कम सांप्रदायिकता के खिलाफ थे, वे कम से कम लोकतंत्र के पक्ष में थे। तो आप देखेंगे कि इन साहित्यिक आयोजनों में करके सांप्रदायिक बातें साहित्य के नाम पर की जाती हैं, लोकतंत्र विरोधी बातें की जाती हैं, स्त्रियों के और दूसरे दलितों के, आदिवासियों के, विकलांगों के, बच्चों के, जो भी वंचित एक पूरे समूह हैं, उनके खिलाफ खुल करके बातचीत होती है, उसमें साहित्य के नाम पर ये हो। तो एक अलग धारा है। लेकिन साहित्य के समाजशास्त्र के भी नाम पर दुनिया में हमेशा चीजें दो के रूप में मौजूद होती है, बाइनरी होती है, उसके बगैर हो नहीं सकती। तो समाजशास्त्र के भी नाम पर, साहित्य में समाजशास्त्र के नाम पर यह भी देखा गया कि बहुत सारे लोग साहित्य की स्वायत्तता को भी खत्म मान लेते हैं और उसे समाजशास्त्र के एक बाई प्रोडक्ट के रूप में इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखा जाता है। बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जो खालिस सोशियोलॉजिस्ट हैं, वे साहित्य को समाजशास्त्र के एक स्रोत के रूप में देखते हैं। वे कई बार उनके लिए ज्यादा से ज्यादा साहित्य समाज को समझने के लिए एक टूल्स है। साहित्य की कृतियां समाज को बेहतरी से समझ जाए, इससे ज्यादा उनके लिए कुछ भी नहीं है। एक तरीके से यह जो दृष्टि है समाजशास्त्र में, वो हिंदी में एक लंबे समय तक औपनिवेशिक भारत में खासतौर से द्विवेदी युग में बहुत चलती थी, जिसको दर्पणवादी दृष्टि कह सकते हैं, जिसमें हम ये मानते हैं कि समाज का दर्पण है साहित्य, और ऐसी स्थिति में साहित्य की अपनी कोई स्वायत्तता, अपनी कोई विशिष्टता, अपना कोई फॉर्म खुद अर्जित नहीं रह जाता, वो एक दूसरे दर्जे की चीज हो जाती है, जबकि यथार्थ इससे उलट है। यथार्थ में जो साहित्य है वो न सिर्फ अपने अंतर्वस्तु के लिए, अपने कंटेंट के लिए जो कह रहा है उसके लिए वो समाज को सिर्फ उसमें ही व्यक्त नहीं करता है, जैसा कि समाजशास्त्री लोग समझते हैं, जैसा कि समाज विज्ञान के राजनीति शास्त्री, समाज विज्ञानी और अर्थशास्त्री और दूसरे लोग जब वो आते हैं, बाहरी लोग समझते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि अंतर्वस्तु के साथ साथ संरचना में, शिल्प में, रूप में और भाषा में, इन सभी में एक साथ साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति होती है, और वो सब एक ऐसी अंतःक्रियाएं हैं, ये उसी तरीके से है जैसे कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे संबंध हैं जिन्हें आप बाहर से नहीं देख सकते बगैर उनके अपने टूल्स का इस्तेमाल किए हुए। प्रोफेसर नामवर सिंह इस तरह का एक बहुत अच्छा संदर्भ देते हैं कि जैसे दुनिया में फूल और धरती का जो संबंध है वो इसी तरह का संबंध है कि दुनिया की कोई भी फूल धरती के बगैर पैदा नहीं हो सकता, लेकिन जब कोई फूल पैदा हो जाता है तो उसमें धरती की तरह की ही गंध, धरती की तरह की ही माटी और धरती की तरह का रंग नहीं होता, बल्कि वो फूल का अपना रंग, अपनी माटी, अपनी खुशबू और अपनी विशेषता होती है।
और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जो साहित्य है वो समाज से एक बुनियादी तौर पर जुड़ा होने के बावजूद एक स्तर के बाद वो अलग हो जाता है। और नामोर जी अपने एक व्याख्यान में ये बात कहते हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि वो समालोचक की सांस्कृतिक और साहित्यिक भूमिका शीर्षक एक आलेख में वो कहते हैं कि समाजशास्त्र साहित्य को समझने के लिए एक सीमा के बाद कोई मदद नहीं करता, एक सीमा के बाद उसकी भूमिका समाप्त हो जाती है। तो समाजशास्त्रीय आलोचना जो है वो रचना, अच्छा इन दिनों एक दूसरा संकट और भी है कि समाज में होने वाली अर्थतंत्रीय, राजनीतिक, समाजशास्त्री घटनाओं को साहित्य में खोजने का काम और सिर्फ वह खोजने के लिए ही आलोचना में प्रवृत्त होने का काम करने वाले लोगों की संख्या बहुतायत में है, जो जो आपको अंततः एक अच्छे साहित्य और बुरे साहित्य में फर्क करने की काबिलियत खत्म कर देती है। सही तरीका ये है कि समाज की रचना में प्रवृत्त हुआ जाए। और शुरुआत में जैसा कि मानवेंद्र प्रताप सिंह कह रहे थे कि हम साहित्य के जो लोग हैं, साहित्य में प्रवृत्त होने के बाद उस साहित्य में जो मौजूद समाज है उसकी विशिष्टता और उसके बारे में बहुत सारी बात करने का जो संदर्भ है वो सही तरीका है और सही जगह ले जाता है। और हिंदी में इस तरह का विकास आलोचना में डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर मैनेजर पांडे और इस तरह के दूसरे अन्य आलोचकों ने मुक्तिबोध इस तरह की बात करते रहते हैं। नामोर जी अपने बाद के दिनों में जब यूएसएसआर का विघटन हो चुका था और दुनिया में लोकतंत्र धीरे धीरे क्षरण हो रहा था, तो नामोर जी अपनी आलोचना के शुरुआती दौर में 50 के दशक की जो उनकी आलोचना की किताबें हैं आप देखेंगे और 60 के दशक की, तो उसमें उनका बलाघात समाज शास्त्रीय टूल्स का इस्तेमाल करने पर बहुत था, उनका दबाव साहित्य के में ही। और उनकी किताबें छायावाद या दूसरी परंपरा की खोज या इतिहास और आलोचना के निबंध या वाद विवाद संवाद के निबंध, ये सब जिसको समाज शास्त्रीय अवधारणा के बगैर नहीं देखा जा सकता, समाज शास्त्र के बगैर नहीं देखा जा सकता, उसको नहीं समझा जा सकता, वे नामवर सिंह ही 2000 के बाद के दौर में इस बात पर ज्यादा जोर दे रहे थे कि सिर्फ समाज विज्ञान के टूल्स के का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे तो साहित्य का रसास्वादन संभव नहीं। 50-60 के 8वें दशक में मैनेजर पांडे ने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका। उसमें ये सब लोग इस संदर्भ में साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका में समाजशास्त्रीय टूल्स का इस्तेमाल करने के बावजूद 2000 के बाद के दशक में इस बात की वकालत की कि साहित्य की अपनी स्वायत्तता पर ध्यान दिया जाए। और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व आलोचना में भी आप देखेंगे टेरी ईगल्टन जो जिन्होंने साहित्य और कविता को पढ़ने के तरीके के बारे में उसकी प्रक्रिया के बारे में खोज करने की कोशिश की है, उनकी भी समझदारी यही रही है कि समाज विज्ञान के अतिशय दबाव के कारण, राजनीति विज्ञान के अतिशय दबाव के कारण साहित्य का रसास्वादन लेने में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो ये साहित्य का तरीका नहीं है, समाजशास्त्र का ये तरीका नहीं है। और मार्क्स और एंगेल्स ने भी और बाद में लेनिन ने भी इस बात को बहुत कई जगहों पर ये कहा है, स्वीकार किया है कि कि समाज विज्ञान का साहित्य में कम से कम दिखना
मानवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है? असल में मेरे यहाँ नेटवर्क चला गया और लाइट कट गई तो। जी मैं वही देख रहा था, तो ठीक है, ये अब आवाज भी अब अपने आ हिसाब रही से है, आ clear रही है। है। आ रही है? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं मोबाइल से जुड़ गया हूँ, तो वो मेरे यहाँ अचानक वो चला गया फिर। कोई बात नहीं, अभी ठीक है भैया, अपनी बात पूरी हाँ करें। ठीक है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो मैं कंटिन्यू करूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बिल्कुल जारी रखें। तो ये अतिशय दबाव, तो ये जो दबाव हुआ कि हम लोग सिद्धांत पहले खोज लेते हैं साहित्य में, समाज विज्ञान के, कि ये जनता है और ये जनता का वर्ग संघर्ष है, तो यह कहाँ दिख रहा है। नामोर जी कहते हैं कि एक सीमा के बाद ये आपकी मदद नहीं करता, और ये ठीक भी नहीं है। साहित्य में समाज शास्त्र का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसके दबाव की वजह से ये सारी चीजें खत्म हो जाए, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपनी अ, एक आलेख में ये बात की कि अमेरिका और इंग्लैंड के शिक्षा संस्थानों में सिद्धांत का इतना आतंक हुआ कि लोगों ने शेक्सपियर को न पढ़ करके पॉलिटिकल शेक्सपियर को पढ़ना शुरू कर दिया। स्त्री लेखिकाओं की कविताओं और उपन्यास स्त्री लेखिकाओं की कविताओं और उपन्यासों को न पढ़कर स्त्री विमर्श किया जाने लगा। हिंदी में अब विमर्श हो रहा है। सिद्धांत से जान बची तो विमर्श कर रहे हैं। सच्चे साहित्य के पाठक त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। तो यदि हमको समाज विज्ञान ही पढ़ना है, तो फिर साहित्य की जरूरत क्या है? नामवर जी इस पर बहुत जोर देने लगे थे बात के दिनों में, कि साहित्य को साहित्य की तरह पढ़ा जाना चाहिए, और जो भी सिद्धांत निर्माण होगा, वो सिद्धांत निर्माण भी साहित्य में प्रवृत्त होने के बाद, साहित्य को पढ़ने, उसकी व्याख्या करने के दौरान पैदा होगा, उससे पैदा होगा। बाहर से पैदा हुआ सिद्धांत साहित्य के ऊपर थोपा जाना, ये इसका निकष नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि नामवर सिंह अपने आखिर के अ, आखिर के दशक में तो खैर वो थे ही, अपने पूरे दौरान ही वो, उनको पढ़ते हुए यदि आपको समाज विज्ञान का भी सुख मिलता है, तो समाज विज्ञान की तरह उसमें प्रवृत्त नहीं होते, बल्कि वे रचना में प्रवृत्त होते हैं, और रचना में मौजूद समाज का विश्लेषण करते हुए अपने समय और समाज को देखते हैं। तो उनकी जो यात्रा है, यानी हिंदी की आलोचना की जो यात्रा है, वो साहित्य के मार्फत शास्त्र की ओर है, साहित्य के मार्फत साहित्य में प्रवृत्त होकर के समाज की ओर है। और इस तरीके से हिंदी की आलोचना एक जो बड़ा काम कर रही थी, वो समाज विज्ञान के उपयोगितावाद के सिद्धांत का नकार। शास्त्रों की ये मजबूरी है, शास्त्र हमेशा इस बात पर टिके होते हैं कि उनमें एक तरह की उपयोगितावादिता, एक तरह की तात्कालिकता को एड्रेस करने की जो उसकी मजबूरी जरूरत है, साहित्य उसका नकार करता है। जब जैसे ही आप कहते हैं कि कालजयी साहित्य, जब जैसे ही आप कहते हैं कि काल को बहुत दूर तक देख लेने वाला साहित्य, तो उसमें यह शामिल है कि वह तात्कालिक उपयोगितावाद को नकारता है। और तात्कालिक उपयोगितावाद को नकार करके कालजयी साहित्य लेकिन वही लिख सकता है जो अपने काल को देख सकता हो। काल को देखे बगैर काल से पार जाने की कोई संभावना, कोई जरूरत नहीं है। तो यह एक ऐसी चीज है जो समाज शास्त्र या समाज विज्ञान या राजनीति विज्ञान या अर्थ विज्ञान के से बाहर की बात है। वे एक ऐसे इलाके में ले जा रहे थे जो न सिर्फ साहित्य, बल्कि आप जानते हैं दोस्तों कि उपयोगितावाद मनुष्यता के लिए भी ठीक बात नहीं है। डार्विन का उपयोगितावाद दूसरे संदर्भों में, विज्ञान के दूसरे संदर्भों में ठीक हो सकता है, उसकी व्याख्या हो सकती है समाज को समझने के लिए, लेकिन उसे अपनाया समाज विज्ञान में या साहित्य में या मनुष्यता की दुनिया में नहीं हो सकता। कि जो उपयोगी नहीं है वो नहीं रहे, तो आप देखिए कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। और दुनिया इस समय इसको देख रही है कि एक देश कहता है कि हम, दूसरा देश हमारे लिए उपयोगी नहीं है तो उसकी सभ्यता को खत्म हो जाना चाहिए। ईरान की हजार हजार साल की सभ्यता को अमेरिका का एक राष्ट्रपति अपनी सनक की वजह सिर्फ इसलिए खत्म कर देना चाहता है क्योंकि वो उसके इस्तेमाल में नहीं है।
यह उपयोगितावाद मनुष्य के सभी संदर्भों को, सभी दायरों को एक संकुचित अर्थ की ओर लेके चला जाता है, जिसका विरोध एक तरीके से करता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि इस संदर्भ को न सिर्फ हिंदी बल्कि दुनिया के स्तर पर मार्क्स और एंगल्स भी देख रहे थे। दुनिया में मार्क्स और एंगल्स जो दुनिया भर में एक साम्यवाद के लिए, एक समाजवाद के लिए जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी और सिद्धांत वो किए, उनका एक स्टेटमेंट ये है कि 19वीं शताब्दी के फ्रांस को समझने के लिए बालजाक बहुत महत्वपूर्ण लेखक है। और आप जानते हैं कि बालजाक राजतंत्र का समर्थक था। तो साहित्य की इस भूमिका के बारे में जो समाज विज्ञान दूर से नहीं देख सकता, बगैर साहित्य में डूबे हुए उसको नहीं समझा जा सकता, वो मार्क्स और एंगल्स भी अपने समय में देख रहे थे। और बल्कि वो इस बात को समझ रहे थे कि जो साहित्य की भूमिका और साहित्य की जो उपस्थिति है, वो उपस्थिति तभी काल के बाहर ले जाती है जब वो समाज विज्ञान के संकुचित दायरों से अपने आप को मुक्त करके एक बड़े दायरे की तरफ चली जाती है। 20वीं शताब्दी में लेनिन ने तॉलस्टॉय को रूसी समाज के दर्पण के रूप में देखा। उसने कहा कि जब दुनिया भर में मतलब सब कुछ रूस का की किताबें नहीं रहेंगी, खत्म हो जाएंगी और तॉलस्टॉय का लेखन बचा रहेगा, तॉलस्टॉय बचा रहेगा, तो भी रूस के किसानों के बारे में और एक प्रामाणिक तरीके से लिखा जा सकता है। तो जबकि टॉलस्टॉय कम्युनिस्ट उस तरीके से नहीं था, वो ईसाई परंपराओं का पारंपरिक लेखक था। जैसे कि हम हिंदी में समझते और कहते हैं कि यदि आपको औपनिवेशिक भारत के सामाजिक इतिहास को समझना है तो आपको प्रेमचंद को पढ़ लेना। तो यदि आप प्रेमचंद को पढ़ लेते हैं और उत्तर भारत के लोकतांत्रिक स्वभाव को और लोकतांत्रिक इतिहास को समझना है तो परसाई को पढ़ लेना भी एक बहुत हद तक पर्याप्त होता है। तो ये लेखन जिसको कि समाज विज्ञान जिसको नहीं समझ सकता और उसकी वो बात नहीं कर सकता। इसलिए साहित्य समाज विज्ञान का सहारा लेता है, लेकिन समाज विज्ञान के साथ उसका द्वंद्व का रिश्ता है। और इसमें सबसे ज्यादा यदि मदद साहित्य में कोई कर सकता है तो भाषा है हमारी। समाजशास्त्री अध्ययन में भाषा में कल्पना के लिए, भाषा में आकांक्षा के लिए और कल्पनाओं और आकांक्षाओं के संलयन से, उसके समीकरण से पैदा हुए जो साहित्य के विभिन्न रूप हैं, उसके लिए उनके पास टूल्स नहीं। तो संभवतः इसीलिए नामवर जी ने एक बार ये कहा था कि साहित्य का समाजशास्त्र एक प्रकार है, एक चरण है, एक अवस्था है साहित्य को समझने के लिए, लेकिन ठीक ठीक से साहित्य को समझने के लिए उससे बहुत बाहर आपको जाना पड़ेगा। हाँ, उसके बगैर भी लेकिन काम नहीं चलेगा। यह जो द्वंद्वात्मक रिश्ता है कि उसके बगैर भी काम नहीं चलेगा और उसको साथ में लेकर के बहुत दूर तक भी नहीं चला जा सकता, उससे मुक्त होना भी उतना ही जरूरी है। ये दोनों चीजें एक साथ, इसीलिए वह बीच के ट्रांजिशन स्पेस की चीज है, वो कोई ब्लैक एंड व्हाइट सेट्स की तरह नहीं है। साहित्य में इसीलिए साधना, शब्द साधना की चीज है। जो जिस तरह का संदर्भ तुलसी या जो इस तरह का संदर्भ कबीर इस्तेमाल करते हैं, साधो सबद साधना कीजे, कबीर के यहां आता है, सबद विवेक एक नहीं मोरे, तुलसी के यहां आता है। तो ये जो विवेक शब्द है, यह जो शब्द का विवेक है, ये साहित्य को, यह साहित्य ये साहित्य को ज्यादा बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकता है और शब्द विवेक को, शब्द को समझे बगैर, भाषा के आंतरिक स्वभाव को समझे बगैर, उसके साथ विवेकपूर्ण व्यवहार किए बगैर न तो रचनाकार कोई हो सकता है, न तो आलोचक हो सकता है। नामोर जी को ही मैं समाजशास्त्री सिलसिले में पढ़ते हुए उनका एक कोट आपके सामने पढ़ लेना चाहता हूं कि समाजशास्त्र के बजाय साहित्य कैसे आपको एक बेहतर की तरफ ले जाता है। नामोर जी का कोट है कि
आज मर्चेंट ऑफ वेनिस या टेम्पेस्ट अच्छे नाटक के लिए नहीं पढ़े जाते हैं। खासतौर से वे लोग जो सिर्फ समाज के पहले से निर्मित सिद्धांतों को लेकर के साहित्य में इसलिए चले जाते हैं कि इसमें वर्ग संघर्ष कहाँ है, इसमें हमारे संप्रदाय की बेहतरी या हमारे संप्रदाय को की हेठी कहाँ है या उसकी विजय कहाँ देखी गई है, हमारे जाति की श्रेष्ठता इसमें कहाँ है, यह सब खोजने के लिए जो लोग चले जाते हैं, जिसका परिणाम अंततः फांसीवाद में होता है, जिसका परिणाम अंततः लोकतंत्र विरोध में होता है। और ये सब चीजें कुल मिलाकर के एक तरह के सभ्यताओं के विनाश की तरफ जाती हैं। उस तरफ संकेत करते हुए, उस तरफ इशारा करते हुए नामुर जी का ये कोटेशन आपके साथ साझा कर रहा हूं। आज मर्चेंट ऑफ वेनिस या टेम्पेस्ट अच्छे नाटक के लिए नहीं पढ़े जाते हैं, इसलिए पढ़े जाते हैं कि उसमें यहूदी विरोध और रेसियलिज्म कहाँ है। यह हमारे यहाँ भी चलता है। एक अध्यापिका सारा काम फेमिनिज्म पर कर रही हैं, उनका ध्यान साहित्य पर नहीं है। तो यह जो आज यहूदी नाम लेना ही पूरे संदर्भ का पलट जाना है, लेकिन इसको इस संदर्भ में देखिए कि इसको रेशनलिटी के लिहाज से देखा जाए तो अपने अपने संप्रदायों के लिए पढ़ा जाना वो कोई साहित्य का पढ़ा जाना नहीं है, वो साहित्य को संकुचित कर देना है और समाज विज्ञान यहाँ पर काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैं अपनी बात को अब अगले 2-4-5 मिनट में पूरा करूंगा। इसलिए साहित्य हो या कला हो या दूसरा इस तरह का कोई भी संदर्भ हो, वे सब समाज विज्ञान की अवधारणाओं के बगैर खड़े नहीं हो सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ उन्हीं के सहारे खड़े रहेंगे तो वो फिर आपके हाथ में भी नहीं आएंगे, क्योंकि सभी कलाओं की, साहित्य के सभी प्रारूपों की, अलग अलग समय में पैदा हुए साहित्य रूपों की, साहित्य की संरचनाओं की, शिल्पों की भूमिकाएं और उपस्थितियां और क्रियाएं, अंतर क्रियाएं अलग अलग हैं। वे सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का ओवरलैप नहीं करते। मैं समझता हूं कि साहित्य और समाज के अकादमिक परिसरों में अध्ययन की जो ये के तरीके हैं, वो यही तरीके हो सकते हैं कि एक दूसरे विधा का सम्मान करते हुए, एक दूसरे विधा की उपस्थिति का सम्मान करते हुए अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखा जाए। यही शायद बेहतर है और यही लोकतांत्रिक है। और इस दौर में जरूर कहना चाहिए कि यही फासिज्म, एंटी फासिस्ट है। अकादमिक दुनिया में भी फासिज्म सिर्फ एक राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, वह एक अवधारणात्मक, वह अमूर्त में भी पैदा हो सकती है, वो एकेडमिक्स में भी पैदा हो सकती है और होती ही रहती है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो जो फासिज्म है, जो लोकतंत्र विरोध है, जो सांप्रदायिकता विरोध है, वो सिर्फ दूर से करने के बजाय हमारे आसपास जहां हम लोग काम कर रहे हैं, जिन जिन विधाओं में काम कर रहे हैं, वहां पर भी उसे देखने की जरूरत है, शिनाख्त करने की जरूरत है और उसके प्रतिरोध की भी जरूरत है। आप सब लोग ने मुझे सुना है और राजकीय महाविद्यालय उफरे खाल ने मुझे अपनी बात कहने का, साझा करने का आपसे अवसर दिया है। मैं बहुत नतमस्तक हूँ आप सबके प्रति और हमारे दोस्त लोग जो दूसरी जगहों से सुन रहे हैं, उत्तराखंड से सुन रहे हैं, महाविद्यालय के हैं, उन सबके प्रति बहुत शुक्रिया, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज जा रही है मेरी? कृपया जी सर। कोई साथ। जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी। बहुत ही विचारोत्तेजक और विभिन्न साहित्य और समाज का जो रिश्ता है, समाजशास्त्र का जो रिश्ता है, उसके इतने सारे वैचारिक पहलू हमारे सामने हैं और हमारे दोस्तों के सामने, और जो भी साथी, विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे पहलू सामने आए हैं जिन पर अलग से बातचीत की जा सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और जैसा कि हिंदी में मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो कोट मुझे बार बार ध्यान आ रहा था कि मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं। तो जब साहित्य समाज के भीतर किस तरह से अपना एक रिश्ता बनाता है और क्या लेता है और क्या देता है,
तो इन सारी चीजों के साथ साथ दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पहलू सामने आया, और ये हम अक्सर देखते हैं कि रचना के भीतर या किसी भी टेक्स्ट के भीतर, वो चाहे साहित्य का टेक्स्ट हो या साहित्येतर टेक्स्ट हो, जो चीज नहीं है, कई बार हम जब किसी बाहरी टूल के साथ जाते हैं, वो चाहे समाजशास्त्र से हम लेकर आए या किसी अन्य दूसरे अनुशासन से लेकर आते हैं, तो हम कई बार वह ढूंढने लगते हैं जो कि शायद रचना में मौजूद नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका एक पहलू भाषा साहित्य के पाठ से जुड़ता है, और दूसरा पहलू जैसे हम समाज की बात करते हैं, तो समाज के भीतर वो राजनीति और उसकी विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं हैं और उसके जो बहुत अलग अलग तरीके के सह उत्पाद हैं, चाहे वो सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे वो फासिज्म का सवाल हो, और वो चाहे समाज में बढ़ती हुई किसी प्रकार की एक अराजकता का सवाल हो, तो हम इन सारी चीजों को आपने अपनी बातचीत का हिस्सा बनाया और विचार और बहस के बहुत सारे सूत्र हमारे सामने रखे हैं, और इस तरह से रखे हैं जिन पर शायद आगे भी हम जिनके कुछ पहलुओं को लेकर बातचीत कर सकते हैं और इस तरह के नए व्याख्यान या नई गोष्ठियां कर सकते हैं। मैं इससे पहले के अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करूं। मैं एक सार्वजनिक रूप से यदि कोई संवाद के लिए मैं अपने साथियों को आमंत्रित करता हूं कि यदि कोई सवाल हो या कोई और बातचीत मेरे ख्याल से मानवेंद्र जी, विशाल जी लेफ्ट हो गए हैं शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से ना, एक बार चेक कर लीजिए जरा। मैं देखता हूँ। वो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, शायद वो मैं बात करता हूँ जुड़ जाएंगे। एक मिनट। हाँ भैया, लेफ्ट हो गए हैं क्या? हाँ आप ठीक है, ठीक ठीक, आप जुड़ गए, आप ठीक है, ओके। कोई तकनीकी दिक्कत है, मैंने अभी बात की है, तो वो जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई सवाल हो तो हम उनको जुड़ जाएंगे तो रख सकते हैं सामने। बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और कार्यक्रम के अगले सोपान की तरफ बढ़ते हुए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वे इस विषय पर अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सबको देने का कष्ट करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी जी सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, धन्यवाद मानवेंद्र जी। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे मुख्य वक्ता थे डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी, जो हिंदी विभाग के में कार्यरत हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में, वो समस्त ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे जितने भी आगंतुक लोग हैं, मैं अपनी तरफ से पहले तो उन सबका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वागत तो पहले ही कर दिया मैडम ने, फिर भी मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूं कि वो लोग जुड़े और हमारे प्रोग्राम को सफल बनाया। और मानवेंद्र जी ने हमसे एक बात कही थी कि सर मैं टॉपिक कैसा चुनूं, तो मैंने उनसे ये कहा था कि टॉपिक ऐसा चुनो जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, और ये मेरे लिए तो फ्रूटफुल हुआ ही, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूं। भाषा साहित्य जो भी था वो इंटरमीडिएट के बाद हमारा छूट गया था, लेकिन आज उन चीजों से मुझे अपने व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित हुआ है जो मैं समझ सकता हूं। और मैंने ये देखा है या सुन लिया है कि भाषा का जन्म ही समाज में होता है। अगर हमने देखा जाए, हम उसका एक समरी आपको बता देते हैं जो हमने समझा है। और साहित्य जो है भाषा के द्वारा ही चुना जाता है, या हम कह सकते हैं कि साहित्य भाषा के बिना अस्तित्वहीन है, विहीन है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, जो मेरी तरफ से मैं समझ रहा हूं उस चीज को। और साहित्य का और भाषा का जो संबंध है वो हम कह सकते हैं हमारी सांस और हमारा शरीर। अगर हमारी सांस निकल जाती है तो हमारे शरीर का कुछ नहीं होता है, यानी शरीर वो बेकार हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा आत्मा है किसकी? साहित्य की आत्मा है, उस तरीके से।
मैं अगर साहित्य के बारे में देखा जाए, समाज बिना साहित्य के कल्पना की नहीं की जा सकती है। और मैं एक विशेष अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं, अगर इंडिविजुअली हम देखें, जो भाषा है वो हमारी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को निखारती है। हमारी कैसी भाषा है आपके प्रति, और वो इंगित करती है कि समाज, हम किस समाज से आते हैं। यानी भाषा हमारी समाज का पहचान भी कराती है, जो मैं समझ पाया हूं इस तरीके से। दूसरी चीज, साहित्य जो होता है वो हमें विभिन्न प्रकार के जो कंट्रीज हैं, या हम कुछ भी कहें, जैसे अभी एसएसआर का उदाहरण दिया, सोवियत रूस का दिया डॉक्टर साहब ने, अमेरिका का दिया, तो उसके विभिन्न उनकी संस्कृति, उनकी सोच, उनकी लिटरेसी के बारे में हमें ज्ञान कराती है। और जो साहित्य होता है वही हमारे कंट्री का, हमारे देश का या किसी भी देश का, वो सबसे बड़ा उदाहरण होता है, सबसे बड़ा सांस्कृतिक होता है कि वो उसके बारे में ज्ञान कर सकें। और ये साहित्यकारों के द्वारा ही होता है। साहित्यकारों का नैतिक दायित्व बनता है कि वो ऐसे साहित्य का निर्माण करें जिससे अंतिम पायदान तक बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो उसके लिए फ्रूटफुल साबित हो और वो हमें प्रेरित करे। हमने तो ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी को या और तमाम हमारे ऐसे कवि हुए हैं या साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने जो लेजी राज्य, मतलब राजा कह लीजिए या कोई भी शासक कह लीजिए, उनको प्रेरित करने का काम भी उन्होंने किया हुआ है। तो हम कुल मिला के कह सकते हैं कि भाषा, समाज और साहित्य, इन तीनों का अटूट बंधन है। कभी कभी हम, अभी डॉक्टर साहब ने एक, चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, डार्विनिज्म की बात कही थी। तो डार्विन ने तो एक उदाहरण दिया था कि हमारी जीवन की परिकल्पना कैसे, जीवन का विकास कैसे हुआ, उद्यम कैसे हुआ, अंगों का उपयोग एंड अनुपयोग, यानी जो हमारे लिए अनुपयोगी होता है वो उसको हम खत्म नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जा रहा है। लेकिन आज के परिवेश में जो ईरान का नाम लिया या कुछ के लिया, वो देश जो है ना, वो दूसरा कर रहे हैं कि हमारे लिए उपयोगी नहीं तो हम इसको खत्म कर दें, यानी वो उनके द्वारा खत्म किया जा रहा है। और डार्विनिज्म ने जो कहा था, डार्विन ने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारा जो अंग है, जो मिसयूज है, जैसे मनुष्य में पूंछ होती थी, अपेंडिक्स का दर्द होता है, पेट में इंटेस्टाइन का है, तो जो यूज में नहीं होता है वो धीरे धीरे खत्म से कर जाता है। और आज के समय में जो ताकतवर कंट्री हैं, वो जो हम उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है तो हम उनको खत्म सुते ही कर दें। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि ये तीनों ही, भाषा, साहित्य और समाज, ये तीनों मेरे हिसाब से एक दूसरे के पूरक हैं। इनके द्वारा हम देखते हैं हम एक बेहतर कंट्री, बेहतर समाज, हर चीज का निर्माण कर सकते हैं। और उसके लिए मेन चीज है भाषा। देखो, भाषा समाज से निकली और उसी भाषा ने सबको, साहित्य को भी बनाया, साहित्य को बनाया तो उसके समाज के बारे में नॉलेज हुई। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों ही में अटूट संबंध है और बहुत अच्छा फ्रूटफुल रहा। हमारे महाविद्यालय परिवार के समस्त प्राध्यापकगण, स्टूडेंट्स, संजीव के सर जी आए हुए थे और बाहर के जितने भी मानवेंद्र के शुभचिंतक और हमारे स्टाफ के जितने भी शुभचिंतक इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, उनके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। और हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेट करना चाहिए। इस तरीके से IQAC अच्छा काम कर रही है और इसमें आगे भी और ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और हम जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए फ्रूटफुल होंगे। एक तरफ से एक बार फिर मैं अपनी तरफ से सब लोगों को धन्यवाद ज्ञापन का दूसरा आपका चरण होगा। मैं अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम बहुत सफल रहा। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्राचार्य जी। स्वाभाविक है कि इस पूरे आयोजन के पीछे आपकी प्रेरणा और आपका जो एक संबल है, बिना उसके ये आयोजन संभव नहीं था। तो इस उम्मीद के साथ कि आगे भी आपका स्नेह समर्थन हमें मिलता रहेगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं, चूंकि मुझे उम्मीद थी कि हमारे वक्ता जुड़ जाएंगे, किन्हीं तकनीकी दिक्कतों की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो फिर कभी आगे कभी अवसर मिलेगा तो हम उन्हें पुनः बुलाएंगे अपने बीच। मैं महाविद्यालय के हमारे वरिष्ठतम साथी डॉक्टर सतीश चंद्र जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें।
डॉक्टर सतीश चंद्र जोशी जी। हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बोलिए। सर बिल्कुल। धन्यवाद मानवेंद्र सर। हमारे राजकीय महाविद्यालय उपरेखाल में आज जो IQAC द्वारा जो एक वक्तव्य रखा गया था, भाषा साहित्य और समाज का अंतर संबंध, इसमें जो प्रमुख वक्ता आज के थे हमारे डॉक्टर विशाल विक्रम सिंह जी थे, जो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से हमारे साथ जुड़े थे, और उनके ओजस्वी पूर्ण जो वक्तव्य उन्होंने दिया उससे हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिली है। उन्होंने बहुत गंभीर मुद्दे की ओर हमें आकृष्ट कराया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया हमें, इस वक्तव्य से हमें ज्ञान और हमारा मनोबल बढ़ाया है। मैं साथ ही उन महान विद्वानों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिसमें प्रमुख है प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी सर, जो BHU से हमारे साथ जुड़े थे, और डॉक्टर राम भरोसे सर, जो एसोसिएट प्रोफेसर मैंगलोर हैं, और डॉक्टर तपस्या सर, जो वाराणसी से हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर सुशील कुमार सुमन, जो बंगाल विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े थे, डॉक्टर विकास सिंह, जो बंगाल से हमारे साथ जुड़े थे, और दिल्ली से हमारे साथ डॉक्टर खुशबू, डॉक्टर दिनेश यादव, डॉक्टर उत्तम सिंह जी जुड़े थे, और राजस्थान विश्वविद्यालय से ही डॉक्टर सोहन लाल जी, और आजमगढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टर दीपिका मैडम हमारे साथ जुड़ी थी। इनके साथ अन्य अन्य महाविद्यालयों से भी जुड़े सभी विद्वान जनों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपना अमूल्य समय देकर राजकीय महाविद्यालय उपरेखाल का मान और सम्मान बढ़ाया है, और इसी सम्मान के साथ हमारा मनोबल और उत्साह बढ़ाया है कि हम आगे की भी इस कार्य को करते रहें। और मानवेंद्र जी का और प्राचार्य महोदय का विशेष आभारी हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें प्रेरणा दी। विशेषकर प्राचार्य महोदय, अगर प्राचार्य महोदय हमें इसके लिए अगर प्रेरणा नहीं देते तो शायद हम इस काम को नहीं कर पाते। मैं प्राचार्य महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और विशेषकर विशाल सर का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय हमें निकालकर आज का समय हमें दिया। मैं सबका आभारी हूँ, महाविद्यालय परिवार के सभी अपने साथियों का, अन्य महाविद्यालय से जुड़े हुए सभी साथियों का, अपने विद्यार्थियों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया सर। शायद विशाल विक्रम जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ मानवेंद्र, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई और फिर मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, और मोबाइल का नेटवर्क उससे वो काम ही नहीं कर रहा था, उससे जुड़ ही नहीं पा रहे थे। फिर दोबारा अभी लाइट आई है तो फिर मैं जुड़ पाया हूँ। कोई बात नहीं, हम सब की ओर से हमने एक धन्यवाद ज्ञापन हमारा चल रहा था। डॉक्टर सतीश चंद्र जोशी जी हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं, तो प्राचार्य महोदय ने और डॉक्टर जोशी जी ने और हम सब की ओर से सबने आपको धन्यवाद कहा है, और हम सब की ओर से बहुत शुक्रिया। मैं इस महाविद्यालय दिक्कत की वजह से प्रिंसिपल साहब को नहीं सुन पाया, इसका नुकसान हुआ मेरा। ये नहीं, आपका जो